जरा सोचो कि तुम एक कातिल हो और इस बात का तुम्हें पता ही नहीं। तुम्हारी फैमिली जो असल में तुम्हारी फैमिली है ही नहीं, वो तुम्हें फंसाना चाह रही है। और आज की मूवी ऐसे ही एक आदमी पर है जिसका नाम जिन है। मूवी के स्टार्ट में हम जिन को देखते हैं जिससे भी होश आया था। इसकी माँ से देखकर बहुत परेशान होते हैं। सब घर वालों को लगता है कि उसने कोई बुरा सपना देखा है। जिन अपने घर वालों के साथ एक नए घर में शिफ्ट हो रहा होता है। वो घर उसने पहली बार देखा था, मगर उसे ऐसा लगता है जैसे वो पहले भी इस घर में आ चुका है। इसका बड़ा भाई बचपन ही से पढ़ाई और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में अच्छा रहा है। वो बड़ी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है। वो घर के छोटे मोटे कामों में भी मदद करता है। इसमें कोई बुरी आदत नहीं है। वो एक आइडियल बेटा है। जिन भी अपने बड़े भाई की तरह बनना चाहता है। 1 साल पहले उसके भाई का एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से वो लंगड़ा कर चलता है। दोनों भाइयों को एक ही कमरे में रहना पड़ता है क्योंकि घर के मालिक ने घर का एक कमरा खोलने से मना किया था। कमरे में एक आदमी आता है जिसे कुछ सामान गिर जाता है। जिन उसकी मदद करने लगता है। आदमी जिन से पूछता है क्या यू तुम्हारा बड़ा भाई है, जिस पर जिन उससे कहता है कि हम दोनों भाई हैं मगर हम एक जैसे नहीं दिखते। उस आदमी को इस बात पर बहुत हैरानगी होती है। तभी यू इस कमरे में आ जाता है। वो इस शख्स को वहाँ से जाने को कहता है। रात को डिनर के वक्त जिन के डैड उसे उस कमरे में जाने से मना करते हैं। वजह ये बताते हैं कि पुराने ओनर ने अभी तक अपना सामान इस कमरे से नहीं निकाला और जिन को दवा वक्त पर लेने को कहते हैं। जिन को ऊपर वाले कमरे में से कुछ आवाजें आती हैं मगर सब घर वाले उन आवाजों को सुनने से इनकार कर देते हैं। रात को जिन देर रात तक पढ़ाई करता है और सोने से पहले गाने सुनने लगता है तो उसे फिर उसी कमरे से आवाजें आने लगती हैं। जब वो इस कमरे में चेक करने जाता है तो पीछे से यू आकर उसे रोक लेता है। जून यू से कहता है कि इस कमरे से कुछ आवाजें आ रही हैं। जब यू कान लगाकर सुनता है तो उसे कोई आवाज सुनाई नहीं देती। तो जून से कहता है कि तुम पढ़ाई ना करने के बहाने ढूंढ रहे हो। फिर दोनों भाई बाहर ताजा हवा लेने के लिए चले जाते हैं। बाहर बारिश हो रही थी। दोनों भाई बारिश के मजे ले ही रहे थे कि तभी यू के पास इसके डैड का कॉल आता है जो इसे किसी जरूरी काम से घर वापस आने को कहते हैं। वो जुन से वही रुकने का कहता है और फौरन घर की तरफ निकल जाता है। थोड़ी देर बाद जब जिन घर की तरफ जा रहा था तो वहाँ उसे रोड पर अपना भाई दिखाई देता है जिसे कुछ लोग किडनैप करके ले जा रहे थे। जिन उन लोगों का पीछा करता है मगर उन्हें पकड़ नहीं पाता। लेकिन जिन ने उस गाड़ी का नंबर नोट कर लिया था। जिन घर आकर अपने पेरेंट्स को सब बताता है और बेहोश हो जाता है। होश में आने पर वो डिटेक्टिव से मिलता है और उन्हें सारी बात बताता है। वो डिटेक्टिव को इस गाड़ी का नंबर भी बताता है। डिटेक्टिव इससे कहता है कि इस नंबर की तो कोई गाड़ी है ही नहीं। जिन उनसे कहता है कि मैंने देखा था वो वही नंबर था, मगर डिटेक्टिव इसकी बात का यकीन नहीं करते। वो जिनसे कहते हैं कि तुम्हें अंधेरी रात और बारिश की वजह से नंबर देखने में कोई गलती हुई है। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं मगर किडनैपर की तरफ से भी उन्हें कोई कॉल नहीं आता। एक दिन जिन को दोबारा इस कमरे में से आवाजें आती हैं और इसके साथ साथ इसे एक सपना भी आता है जिसमें कोई किसी से पूछताछ कर रहा था। अभी हमें दिखाया जाता है कि 19 दिन बाद यून घर वापस आ गया है। जब इसे पिछले 19 दिन के बारे में पूछा जाता है तो वो कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ याद नहीं। डॉक्टर का कहना है कि ये एक भूलने की बीमारी है और इसके घर वाले सिर्फ इंतजार कर सकते हैं कि कब इसकी वो यादें वापस आ जाएं। इसी रात जिन अपने भाई को घर से बाहर जाते हुए देखता है। अगले दिन जिन अपनी दवाई लेना भूल जाता है। वो नाश्ते के वक्त अपने भाई से पूछता है कि तुम कल रात कहाँ गए थे। तो यू से कहता है कि मैं तो घर में ही था। यू के वहाँ से जाते ही जिन को अजीब लगता है क्योंकि आज यू लेफ्ट के बजाय राइट पाँव से लंगड़ा कर चल रहा था। रात को जिन अपनी स्टडी टेबल पर ही सो जाता है। यू आज फिर घर से बाहर जाने का सोचता है मगर इस बार जाने से पहले वो कंफर्म करता है कि जुन सो रहा है या नहीं। वो जुन की आंख के पास एक पेंसिल की लेड को निकालता है और इस वक्त तक निकालता रहता है जब तक लेड पूरी तरह से बाहर नहीं निकल जाती। वैसे यकीन हो जाता है कि जुन सो रहा है तो वो घर से बाहर चला जाता है। यू के जाने के बाद हमें पता चलता है कि जुन तो जागा हुआ था। फिर वो टैक्सी में अपने भाई का पीछा करने लगता है। यू एक सुनसान जगह पर जाता है जहाँ वो दो लोगों से बातें करने लगता है। जिन भी कुछ दूरी से उन्हें देख रहा था। जिन जल्दी उन दो आदमी को पहचान जाता है। वो वही डिटेक्टिव थे जो उनके घर आए थे। जिन जल्दी पकड़ा जाता है। वो इन पर हमला करता है मगर यू इसे पीछे से आकर बेहोश कर देता है। अगले दिन जिन की आंख उसकी स्टडी टेबल पर ही खुलती है। वो यू को उसके बिस्तर पर ही देखकर हैरान हो जाता है। वो जल्दी से अपने आप को बाथरूम में लॉक कर लेता है। यू इससे पूछता है कि तुमने अपने आप को बाथरूम में क्यों लॉक कर लिया है, जिस पर वो इसे रात वाली सारी बात बताता है। यू इससे कहता है कि रात को ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, तुमने कोई सपना देखा है, तुम अपने होश में नहीं हो। जिन अपने भाई से कहता है कि मैं होश में हूँ और जो बोल रहा हूँ वो सच है। इस बात पर यू का कोई जवाब न आने पर वो एक एल्यूमिनियम रोड लेकर बाथरूम से बाहर आ जाता है। यू इसे पीछे से पकड़ लेता है और कहता है कि पेंसिल से लेकर टैक्सी तक जो कुछ तुम कह रहे हो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। फिर यू इससे पूछता है कि क्या तुमने कल दवा ली थी, जिस पर जिन चुप हो जाता है क्योंकि उसे याद आता है कि कल उसने दवा नहीं ली थी। वो अपनी दवा लेता है और यू फिर से घर से चला जाता है। यू के जाते ही जिन फिर से अपनी पढ़ाई करने के लिए स्टडी टेबल पर बैठ जाता है जहाँ से वही पेंसिल की लेड नजर आती है जिसे इसने रात को देखा था। पेंसिल की लेड से उसे यकीन हो जाता है कि उसका भाई उसे झूठ बोल रहा है। जिन ये सब अपनी मोम को बताता है और वो कहती है कि मैं तुम्हारे डैड से इस बारे में बात करूंगी।
जिस पर जिन उन्हें कहता है कि हमें कुछ और सबूत इकट्ठे करने होंगे। सुराज जिन अपनी माँ को यू से फोन पर बात करते हुए सुन लेता है। उनकी बातों से जिनको ये पता चलता है कि ये सब उसका असली परिवार नहीं है, वो सब इसका परिवार होने का नाटक कर रहे हैं। अभी जिन की मोम को जिन के बाहर होने का एहसास होता है। जब वो देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता। वो जिन को चेक करने के लिए उसके कमरे में जाती है। इसी तरह जिन उनके वहाँ पहुँचने से पहले ही कमरे में आ जाता है। जिन अपनी माँ के कमरे से निकलते ही खिड़की से कूदकर बाहर भाग जाता है, जिसकी वजह से इसे कुछ चोटें भी आती हैं। घर से निकलते ही इसकी मुलाकात इसके नकली डैड से होती है और पीछे से इसकी मॉम भी बाहर आ जाती हैं। जिन के डैड इसे रोकने की कोशिश करते हैं तो वो उन्हें धक्का देकर भाग जाता है। जिन की माँ इसके पीछे कुछ गुंडों को भेजती है, मगर वो जैसे तैसे करके उनसे बचकर पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। वो वहाँ पुलिस ऑफिसर को सारी बात बताता है। वो पुलिस ऑफिसर्स पुलिस डेटाबेस में से इसके बारे में कुछ जानकारी निकालते हैं। वो जिन को बताते हैं कि उसका जन्म 1977 में हुआ था और वो अब 41 साल का है। इस पर जिन इन्हें कहता है कि नहीं, मैं तो 21 साल का हूँ। जिन की बात सुनकर एक ऑफिसर इससे पूछता है कि ये कौन सा साल चल रहा है। इस पर जिन कहता है कि यह 1997 है। इस पर वो ऑफिसर कहता है कि यह 1997 नहीं 2017 है। ये सुनकर जिन हैरान रह जाता है और चारों तरफ देखने लगता है, जहाँ इसे कुछ लड़कों के पास मोबाइल दिखाई देता है और टीवी पर एक न्यूज चल रही होती है जिस पर साउथ कोरियन और अमेरिकन प्रेसिडेंट एक साथ दिखाई देते हैं। जिन जब अपने आप को शीशे में देखता है तो इसे पता चलता है कि वो तो सच में 41 साल का है। इस सब के बाद जिन बहुत कंफ्यूज हो जाता है और वापस अपने घर चला जाता है। घर पहुंचकर उसे उसी बंद कमरे में से रेडियो की आवाज आती है जिसे अब क्राइम सीन में बदल दिया गया था। फिर वो सब लोग बाहर आते हैं जो इसका परिवार होने का नाटक कर रहे थे और जो शख्स जिनका नकली भाई होने का नाटक कर रहा था इसे बताता है कि 20 साल पहले यहाँ एक टीनेज लड़की और उसकी माँ का मर्डर हुआ था। जब पुलिस कई सालों तक कातिल को ढूंढने में नाकाम रही तो ये मामला ठंडा पड़ गया। फिर मरने वालों के घर वालों ने कातिल को ढूंढने के लिए नकली यू को काम पर रखा। थोड़ी छानबीन के बाद कातिल की पहचान जिन के रूप में हुई। फिर सीन फ्लैशबैक में जाता है जहाँ इस जुर्म को कबूल करने के लिए जिन को किडनैप कर लिया गया था, जहाँ इसे बहुत टॉर्चर किया जाता है मगर फिर भी वो जुर्म को कबूल नहीं करता। फिर हमें जिन के नकली डैड को दिखाया जाता है जो असल में एक साइकेट्रिस्ट थे। वो यू और इसकी टीम को बताते हैं कि जिन अपनी याददाश्त खो चुका है। साइकेट्रिस्ट इन्वेस्टिगेशन टीम से कहते हैं क्यों ना जिन को हिप्नोटाइज करके दोबारा 1997 में ले जाया जाए। उन्हें उम्मीद थी कि शायद जिन अगर कत्ल की जगह को दोबारा देखेगा तो उसे सब याद आ जाएगा और वो उन्हें बता पाएगा कि उस दिन क्या हुआ था। सब कुछ उनके प्लान के मुताबिक ही चल रहा था मगर उस दिन जिन ने यू को किडनैप होते देख ली। असल में यू को धोखाधड़ी के सिलसिले में गिरफ्तार किया जा रहा था और 19 दिन तक इसीलिए वो गायब रहा क्योंकि वो जेल में था। फिर कहानी दोबारा प्रेजेंट में आ जाती है जहाँ यू जिन को इस जगह ले जा रहा था जहाँ उसे उन दो जानों के कत्ल की कीमत चुकानी थी, मगर जिन मौका पाते ही गाड़ी से भाग जाता है। यू इसका पीछा करता है मगर इसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। दूसरी तरफ जिन का भी एक्सीडेंट हो जाता है जिसकी वजह से इसकी 1997 की याददाश्त वापस आ जाती है। हमें 1997 का सीन दिखाया जाता है जहाँ जिन अपने मॉम डैड और बड़े भाई के साथ था। तभी इनका एक्सीडेंट होता है जिसमें उसके मॉम डैड की मौत हो जाती है और इसका बड़ा भाई बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। जिनको अपने बड़े भाई का इलाज कराने के लिए पैसों की जरूरत थी। जिन ऑनलाइन नौकरी ढूंढ रहा था जहाँ इसे एक अनजान आदमी मैसेज करता है अगर वो किसी की वाइफ को मार देता है तो वो उसे मुंह मांगी रकम देगा। इसे एक एड्रेस दिया जाता है और साथ ही ये भी कहा जाता है कि घर में मौजूद बच्चों को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। जिन बताए हुए एड्रेस पर जाता है। जिन इस घर में चला तो जाता है मगर इसका दिल इस काम को करने पर राजी नहीं होता। तो वहाँ से आने ही लगता है कि वो दोनों माँ बेटियों से देख लेती हैं और चिल्लाने लगती हैं। जिन भी घबरा जाता है और घबराहट में वो उन दोनों माँ बेटियों को मार देता है। एक छोटा बच्चा जिनको देख लेता है लेकिन जिन इसे वापस कमरे में जाने को कहता है। जब जिन इस घर से निकलने लगता है तो वहाँ एक फोटो को देखता है जिससे इसे पता चलता है कि ये तो इसी डॉक्टर का घर है जो इसके भाई का इलाज कर रहा था। फिर जिन इस अनजान आदमी से मिलता है जो वही डॉक्टर था। जिन डॉक्टर से उसकी बीवी को मरवाने की वजह पूछता है तो वो डॉक्टर कहता है कि पैसों की कमी ने इसे बैंकरप्ट कर दिया था। इसने अपने बच्चों को बेघर होने से बचाने के लिए अपनी बीवी के नाम बहुत से इंश्योरेंस पॉलिसियां ले रखी थी जिनने क्योंकि इसकी वाइफ के साथ साथ इसकी बेटी को भी मार दिया था। तो डॉक्टर इससे कहता है कि अब तुम्हारा भाई भी नहीं बचेगा। फिर इन दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है जिसमें जिन गलती से डॉक्टर को छत से गिरा देता है और डॉक्टर की भी मौत हो जाती है। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ जिन हॉस्पिटल में था। वहाँ वो लड़का भी मौजूद था जो जिन को गाड़ी में ले जा रहा था। वो लड़का जिन को जहर देकर मारने की कोशिश करता है तो जिन इसे बताता है कि मेरी याददाश्त वापस आ गई है, जिसे सुनकर वो लड़का रुक जाता है और जिन को बताता है कि मैं वही लड़का हूँ जिसे तुमने 20 साल पहले उसकी माँ और बहन का कत्ल करने के बाद छोड़ दिया था। वो लड़का जिन को बताता है कि उसके घर वालों के गुजरने के बाद इसके रिश्तेदारों ने इनके सारे पैसे हड़प लिए जिसकी वजह से इसे अपनी बाकी जिंदगी ऑर्फनेज में गुजारनी पड़ी। वो लड़का जिन से कहता है कि तुमने मुझे उस दिन क्यों नहीं मारा, अगर मार देते तो मुझे आज ये दिन ना देखना पड़ता। वो लड़का जिन से पूछता है कि क्या इसकी माँ और बहन को कत्ल करने की प्लानिंग किसके बाप ने की थी, जिस पर जिन इनकार कर देता है और सारा इल्जाम अपने सर ले लेता है। मगर इस लड़के को जिन की बात पर यकीन नहीं होता।
वो समझ जाता है कि ये सब कुछ उसके बाप ने ही करवाया था। वो लड़का जिन को हॉस्पिटल रूम में जिंदा छोड़कर चला जाता है। दूसरी तरफ हम जिन को देखते हैं जिसे एहसास हो जाता है कि इसने मासूम लोगों की जान ली थी। वो इन यादों के बोझ के साथ जीना नहीं चाहता था और इसके अलावा इसके पास जीने के लिए कोई वजह भी नहीं बची थी, तो वो खुद को एक जहरीला इंजेक्शन लगा लेता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ हम उस लड़के को देखते हैं जिसे अब अपने घर वालों के असली कातिल का पता चल चुका था, इसीलिए वो हॉस्पिटल की खिड़की से कूदकर अपनी जान ले लेता है। आप लोगों को इस मूवी की एंडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं और मुझे अगली मूवी के लिए कोई सजेशन दें। मेरे ख्याल में तो उस लड़के को जिन को उसका गिल्ट नहीं याद दिलाना चाहिए था, जब उसको यकीन था कि उसके बाप ने ही उसकी माँ का कत्ल करवाया है। आखिर में वो जिन की मौत का भी कारण बना और खुद भी खुदकुशी कर ली।